सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज इस वन शॉट लेक्चर्स में हम 3 कंबाइंड चैप्टर्स को देखने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी ऑल चाइल्ड लेबर, अप्रेंटिस एक्ट एंड लेबर लॉ फॉर सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट। टॉकिंग अबाउट दीज 3 चैप्टर्स, तीनों ही काफी छोटे से चैप्टर्स है, तो आज हम इसे कंबाइन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इन सभी चैप्टर्स के यू विल गेट द नोट्स कहाँ पर मिलने वाले हैं? जितने भी वन शॉट लेक्चर्स हो रहे हैं हमारे, उसके नोट्स आपको PW ऐप पर मिलेंगे। व्हेन यू विल सर्च CS तो आपको बैच दिखेगा, सिद्धांत बैच। उस बैच में एनरोल करके ये वन शॉट के सारे नोट्स मिल जाएंगे एंड आप उस नोट्स का एक्सेस ले सकते हो। तो आज क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं? आज का गोल रहेगा हमारे 3 चैप्टर्स, दैट इज गोइंग टू बी चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट। अगेन छोटा सा चैप्टर है बट स्कोरिंग चैप्टर हो गया है हमारा। फिर हमारा अप्रेंटिस एक्ट रहने वाला है, यहाँ पर कुछ माइनर से चेंजेस आए। एंड थर्ड हमारा एक्ट रहने वाला है लेबर लॉज रिलेटेड टू स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, कि अगर आपके स्मॉल एंड वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है तो कैसे वहाँ पर लेबर लॉज एप्लीकेबल होंगे। ये कुछ चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। अगेन ये चैप्टर्स आर वेरी स्कोरिंग, तो इस चैप्टर्स को आप लास्ट में रख सकते हो फॉर द रिविजन के लिए, एंड इन्हीं नोट्स से आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। एंड स्टार्ट करेंगे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 से। तो उसमें मेरा क्वेश्चन आता है कि जरा बताओ चाइल्ड किसको बोलेंगे और एडोलेसेंट किसको बोलेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। छोटा बच्चा कौन है, चाइल्ड कौन है और एडोलेसेंट कौन है, ये डेफिनेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। सो व्हेन आई से चाइल्ड कौन है, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड is 14 years of age, who is not completed 14 year of age, उसे हम बोलेंगे चाइल्ड। अच्छा, adolescent मतलब who has completed 14 year of age, 14 year but has not completed 18 year, 18 years कंप्लीट नहीं हुए पर 14 साल कंप्लीट हुए हैं, उसे हम बोलेंगे एडोलेसेंट। सो बेसिकली इस एक्ट के अंदर हम चाइल्ड लेबर के एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, एडोलेसेंट लेबर एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। चाइल्ड कौन, जिसका 14 ईयर ऑफ एज कंप्लीट नहीं हुआ। एडोलेसेंट कौन, जिसका 14 ईयर तो कंप्लीट हो गया पर 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट नहीं हुआ। अभी सेक्शन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये सेक्शन याद होना चाहिए। सेक्शन 3 क्या बोलता है हमें? सेक्शन 3 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेस। आप चिल्ड्रन को इन ऑक्यूपेशन और इस प्रोसेस में यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं कर सकते। प्रोहिबिट किया हुआ है कि कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोसेस में हमें छोटे बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करना। नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेस, अपॉइंट नहीं करना। लेकिन आ गया एक्सेप्शन। एक्सेप्ट क्या बोला है? एक्सेप्ट बोला है वो अपनी फैमिली को हेल्प करवा सकता है, फैमिली एंटरप्राइज को हेल्प करा सकता है। सो बचपन में जब तुम्हें तुम्हारी मम्मा बोलती होगी कि बेटा जरा काम करवाना ना, ठीक है, जाओ थोड़ा डस्टिंग कर दो, थोड़ा क्लीनिंग कर दो, बाहर से जाके सामान लेकर आ जाओ, तो कभी ना कभी तो तुमने बोला होगा कि आप गलत करवा रहे हो, आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हो, हम इतना काम नहीं करेंगे। आप पढ़ाई करने के लिए बोलते हो तो मम्मा ये तो गलत है, वो गलत नहीं था। सो बेसिकली तुम एज अ चाइल्ड, तुम छोटे भी हो तो तुम अपनी फैमिली की हेल्प करवा सकते हो, दैट इज एन एक्सेप्शन। तुम अपनी फैमिली एंटरप्राइज की भी हेल्प करवा सकते हो। वो कैसे? मान लो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है छोटू के ना पापा की शॉप है, जनरल स्टोर की शॉप है। तो छोटू के पापा बोलते हैं छोटू की मम्मी को कि अरे छोटू स्कूल से आ जाए, उसकी पढ़ाई हो जाए, उसके बाद उसको थोड़ी देर शॉप पर भेज देना। तो क्या वो चाइल्ड लेबर के अंदर आएगा? नहीं आएगा। यू कैन हेल्प योर फैमिली, यू कैन हेल्प इन योर फैमिली एंटरप्राइज। एज अ चाइल्ड तुम तुम्हारी फैमिली और फैमिली एंटरप्राइज को हेल्प कर सकते हो, लेकिन वो हजारडस नहीं होनी चाहिए। वही अगर छोटू के पापा बोलते कि अरे छोटू की मम्मी, छोटू स्कूल से आए ना तो उसको भेज देना नीचे माइंस में,
वो गलत है, माइंस हजार्डियस में आता है, तो आप हजार्डियस में बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, तुमने देखा होगा छोटे छोटे से बच्चे जो मूवीज में होते हैं, जैसे कि मुन्नी थी मूवी में, और भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मूवी में होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में होते हैं, तो वो लेबर, क्या वो चाइल्ड लेबर है क्या? नहीं, वो भी एक्सेप्शन के अंदर आएगा। अगर कोई पर्सन एज एन आर्टिस्ट काम कर रहा है, किधर, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में, या फिर एडवर्टाइजमेंट में, फिल्म्स में, टेलीविजन में, सीरियल में, मूवी में, या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इट विल नॉट कम अंडर चाइल्ड लेबर, वो चलेगा एक्सेप्ट सर्कस। क्या बोला? सर्कस इज एन एक्सेप्शन। मान लो एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, सर्कस में छोटे बच्चे को एम्प्लॉय कर रहा है, उस बच्चे को एक इधर से उछाल रहा है, कूद रहा है, तो वो गलत है, ठीक है, वो गलत है। सर्कस में आप बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, दैट इज एन एक्सेप्शन। सो क्या मैं बोल सकती हूँ, बाकी तो सेक्शन 3 क्या बोलता है, सेक्शन 3 नो पर्सन शैल अपॉइंट इन एनी ऑक्यूपेशन, नो चाइल्ड shall be employed in any occupation, किसी भी ऑक्यूपेशन में उसे एम्प्लॉय नहीं करना, मना कर दिया। बट वी हैव एन एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्ट he can help his family or family enterprise, help his family और फैमिली एंटरप्राइज, नॉट हजार्डस, वो हजार्डियस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और क्या कर सकता है? ही कैन एक्ट एज एन आर्टिस्ट और वर्क एज एन आर्टिस्ट इन ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री, टेलीविजन, सीरियल्स, मूवीज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एक्सेप्ट, एंड वी हैव एन एक्सेप्शन, सर्कस में काम नहीं कर सकता। दैट इज इट, एंड दैट टॉक्स अबाउट हमारा सेक्शन नंबर 3। अभी जाते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर जो बोला गया है सेक्शन 3A, सेक्शन 3A बात करता है एडोलेसेंट के बारे में, कि एडोलेसेंट को आपको किसी भी हजार्डस प्रोसेस में एम्प्लॉय नहीं करना है, हजार्डस ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉय नहीं करना। हजार्डस ऑक्यूपेशन मतलब तुम एडोलेसेंट को माइंस में काम नहीं करवा सकते। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस या एक्सप्लोजिव्स बन रहे हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और एक्सप्लोजिव मतलब ऐसी चीजें जिससे देयर आर चांसेस कि धूम धड़ाका हो सकता है, वो चीजें बर्स्ट हो सकती है अगर किसी और सब्सटेंस या केमिकल के कांटेक्ट में आई तो, एंड हजार्डियस प्रोसेस में उससे काम नहीं करवा सकते। याद करने की टेक्निक है हिम, ठीक है। एडोलेसेंट कहाँ काम नहीं कर सकता? हिम में काम नहीं कर सकता। हजार्डियस प्रोसेस, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस और एक्सप्लोजिव्स, एंड एम से है माइंस। तो सेक्शन 3A बोलता है एडोलेसेंट हिम में काम नहीं कर सकता। अभी सेक्शन 7 पढ़ेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क कि एक पर्सन कितना काम कर सकता है। यहाँ पर बोला है आप मैक्सिमम जो काम कर सकते हो वो 3 घंटे काम कर सकते हो। 3 घंटे के बाद आपको कम से कम 1 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। सो एक साथ एक स्ट्रेच में मैक्सिमम 3 आवर्स काम कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट, और उसके बाद कम से कम 1 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। अच्छा, टोटल कितना काम कर सकते हो पूरे दिन में? टोटल बोला गया है एक चाइल्ड कितना काम कर सकता है पूरे दिन में? मैक्सिमम 6 आवर्स, और 6 आवर में ना अगर उसने कभी काम के लिए वेट किया है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। मान लो 5 घंटे वो काम कर रहा है, 1 घंटे उसने काम के लिए सिर्फ वेट किया है, सो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो एक चाइल्ड कितना काम कर सकता है? मैक्सिमम 6 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेटिंग टाइम भी इंक्लूड होगा।
एडोलेसेंट के लिए बोला है हर दिन मैक्सिमम आपको 3 आवर्स काम करना है, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट होने वाला है, उसके बाद आप और 3 घंटे काम कर सकते हो। अच्छा, एडोलेसेंट को बोला है बिटवीन 7 PM एंड 8 AM काम नहीं करना, मतलब जो रात का टाइम है बोला है कि तुम उधर काम मत करो, तुम उस टाइम अपने नाइट लाइफ एंजॉय करो, चिल करो। सो रात में 7 बजे के बाद से सुबह 8 बजे तक 7 PM से 8 AM के बीच में काम नहीं करना है एडोलेसेंट को। रीजन क्या है, उन्हें उनकी स्लीप पूरी लेनी होगी, इसीलिए मना कर रखा है। एडोलेसेंट को ओवर टाइम काम नहीं कराना है, नो ओवर टाइम। एंड लास्टली, अगर आप ऑलरेडी किसी एक एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हो तो आप किसी दूसरी एस्टैब्लिशमेंट में सेम दिन काम नहीं करोगे। वी ऑल नो दिन में 24 आवर्स काम होते हैं, तो पेरेंट्स हो सकता है उनके बोले कि तो बेटा इस एस्टैब्लिशमेंट में भी काम करो और उसमें भी काम कर। इस एस्टैब्लिशमेंट में तेरे 6 आवर्स हो गए, अब तुम जाओ दूसरे एस्टैब्लिशमेंट में 6 घंटे काम करो, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। आप सेम दिन 2 काम नहीं कर सकते हो। सो नो एडोलेसेंट शिल वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑन एनी डे, जिस दिन वो ऑलरेडी काम कर रहा होगा। ये रूल्स है हमारे सेक्शन 7 के। अच्छा, वीकली हॉलीडे मिलना चाहिए, अभी एक छुट्टी तो चाहिए। पूरे वीक आप काम कर रहे हो तो हर एडोलेसेंट को वीक में एटलीस्ट एक छुट्टी चाहिए होगी, होल दिन का हॉलीडे होगा। किस दिन हॉलीडे होगा ये ऑक्यूपायर बता सकता है, ज़रूरी नहीं कि संडे को ही हॉलीडे हो सकता है वहाँ पर सैटरडे को हॉलीडे हो, तो ऑक्यूपायर बताएगा किस दिन हॉलीडे होगा और नोटिस स्टैब्लिश कर देगा। अच्छा, वो चेंज कितनी बार कर सकता है? ठीक है, 3 महीने में एक बार चेंज कर सकते हैं। मान लो पहले ऑक्यूपायर बोलता है सैटरडे को हॉलीडे है पूरे दिन का, उसके 1 महीने बाद ऑक्यूपायर बोलता है नहीं नहीं संडे को हॉलीडे है, तो नहीं चलेगा। बेसिकली आप ऑल्टर कर सकते हो वंस इन एवरी 3 मंथ्स, 3 मंथ में एक बार चेंज कर सकते हो, बस ऑल्टरेशन इतना ही है। एक हॉलीडे मिलना चाहिए पूरे के पूरे दिन का हमारे एडोलेसेंट को, ये बोलता है हमारा सेक्शन नंबर 8। अच्छा, इंस्पेक्टर को नोटिस देना है। हर एक ऑक्यूपायर जिसने एडोलेसेंट को एम्प्लॉय कर रखा है, उस एडोलेसेंट को अपॉइंट कर रखा है, उसे इंस्पेक्टर को बताना पड़ेगा। 30 डेज के अंदर अंदर बताना पड़ेगा इंस्पेक्टर को। क्या बताएगा कि उसकी एस्टैब्लिशमेंट का नाम क्या है, उसकी एस्टैब्लिशमेंट का एड्रेस क्या है, नेम एंड सिचुएशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जो पर्सन एक्चुअल मैनेजमेंट में है उसका नाम क्या है। सो नेम ऑफ द पर्सन जो एक्चुअल मैनेजमेंट में, कहने से ऑक्यूपायर की बात हो रही है। ठीक है, एड्रेस देना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन किधर सेंड होंगे, किधर हमें हमारे कम्युनिकेशन भेजने हैं, अगर कुछ हमें नोटिस वगैरह भेजना है तो। एंड नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशन और प्रोसेस, किस तरह का प्रोसेस कैरी ऑन हो रहा है, कि हजार्डस प्रोसेस तो नहीं है। ये सारी डिटेल्स ऑक्यूपायर इंस्पेक्टर को बताएगा 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। और क्या है ड्यूटी, ऑक्यूपायर को एक रजिस्टर भी मेंटेन करके रखना है। ये रजिस्टर इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है। रजिस्टर में क्या लिखा होगा, तुमने तुम्हारे यहाँ पर एडोलेसेंट अपॉइंट किया तो उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ किसके लिए, हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए नहीं, डेट ऑफ बर्थ ये जानने के लिए कि उसकी एज क्या है, कहीं वो एक्चुअल में चाइल्ड तो नहीं है। सो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ शिल बी मेंशन्ड। साथ ही साथ आपको बताना है वो कितना काम करता है, आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, अगर उसे रेस्ट मिला है तो इंटरवल ऑफ रेस्ट क्या है, कितने टाइम रेस्ट किया है, नेचर ऑफ वर्क, किस तरह का काम वो कर रहा है, कहीं हजार्डस केमिकल्स में तो इन्वॉल्व नहीं है। ये सारा रजिस्टर में मेंटेन करना है ऑक्यूपायर को, विच कैन बी इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर। अभी देखेंगे डिस्प्ले ऑफ नोटिस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 3A, जो सेक्शन 3A हमने एडोलेसेंट वाला पढ़ा, एंड सेक्शन 14 उसके जो एब्स्ट्रैक्ट है, उसके जो मेन पॉइंट है वो कहाँ होंगे, हर एक रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, हर पोर्ट अथॉरिटी एंड हर ऑक्यूपायर को वो डिस्प्ले करना है। जो भी मेन पॉइंट है वो डिस्प्ले करना है। कॉन्स्पिशियस, विजिबल एंड एक्सेसिबल प्लेस पे, हर एक स्टेशन पे बताना है, रेलवेज के पोर्ट पे बताना है अगर सी पोर्ट है, प्लेस ऑफ वर्क पे बताना है, लोकल लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। यहाँ पर ये एक्ट के प्रोविजंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ये अथॉरिटी आती है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल मेक श्योर कि ये एक्ट के प्रोविजंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब हमारा पेनल्टी आया कि अगर कोई भी पर्सन चाइल्ड को अपॉइंट करता है, चाइल्ड को एम्प्लॉय करता है एज पर
कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 3 की बात नहीं मान रहा है, यानी कि आप चाइल्ड को कहाँ अपॉइंट कर रहे हो, एम्प्लॉय कर रहे हो, सर्कस में, क्या मैं बोल सकती हूँ सेक्शन 3 का कॉन्ट्रावेंशन है? तो अभी बोला गया है इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल होगी 6 मंथ्स के लिए, विच में एक्सटेंड टू 2 years, जो कितना एक्सटेंड हो सकती है, 2 years एक्सटेंड हो सकती, फाइन लगेगा कम से कम 20,000 रुपीज़ का, विच में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज़, या हो सकता है दोनों ही लगे, कॉम्बो ऑफर दोनों लगे। अगर सेक्शन 3A का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, वो एडोलेसेंट वाला, अगेन इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ्स 2 years तक एक्सटेंड हो सकता है, और विथ फाइन 20,000 मिनिमम, मैक्सिमम 50,000 सेम है। पेरेंट्स और गार्जियन को बोला गया है वो लाइबल नहीं होंगे। अगर आपने पहली बार गलती करी है तो पहली गलती समझ के हम माफ कर देंगे, पहली ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होंगे, लेकिन अगर दूसरी बार फिर से किया है तो अब पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 year, जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। कहने से 1 साल से लेकर 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अगर वो कन्विक्टेड है तो बाद में उन्हें फाइन भी लग सकता है 10,000 रुपीज़ तक का, एंड दैट इज अबाउट पेनल्टी। पेनल्टी ईजी है इसलिए हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे अप्रेंटिस एक्ट 1961 पर। अप्रेंटिस कौन होता है? बेसिकली अप्रेंटिस इज अ ट्रेनी। तुमने बहुत सारे चैप्टर्स में देखा होगा हम अप्रेंटिस को एक्सक्लूड करते। क्यों एक्सक्लूड करते? क्योंकि उनके लिए अलग से एक्ट है, दैट इज अप्रेंटिस एक्ट 1961। अप्रेंटिस ट्रेनी होता है और उसके ऊपर ये एक्ट लगता है, ठीक है। सो अभी वी आर गोइंग टू सी कि अप्रेंटिस क्या होता है। अप्रेंटिस मतलब ऐसा पर्सन जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में है, और ट्रेनिंग में है मतलब उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है एम्प्लॉयर के साथ, जिसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। सो अब तुम CS बन जाओगे, यानी कि CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हो, इसके बाद इफ़ यू ऑप्ट फॉर ट्रेनिंग तो तुम ट्रेनी कहलाओगे। तुम्हारे और तुम्हारे एम्प्लॉयर के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वैसे ही अप्रेंटिस में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। किसके बीच में होगा? हमारा जो एम्प्लॉयर है उसके बीच में और एक ट्रेनी के बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर आता है अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग है, यानी कि ये एक ट्रेनिंग होती है इंडस्ट्री में या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है। उसके कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से अप्रेंटिस हो, कौन से आप ट्रेनी हो। अच्छा, अभी वी आर गोइंग टू सी कि ट्रेनी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट, क्या क्वालिफिकेशन है फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस? सबसे पहले तो तुम्हारी एज कम से कम 14 ईयर्स की होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 ईयर्स किसके लिए? डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के लिए, रिलेटेड टू हजार्डस इंडस्ट्री। आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 14 ईयर्स अगर आप डेजिग्नेटेड ट्रेड में हो। डेजिग्नेटेड ट्रेड मतलब वो ट्रेड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन वाला काम हो गया, प्लम्बर वाला काम हो गया, कोई वेल्डिंग कर रहा है तो वेल्डर वाला काम हो गया, दोज आर डेजिग्नेटेड ट्रेड, है ना। डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए योर एज शुड नॉट बी लेस देन 14 ईयर्स। अगर तुम हजार्डस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो एज एन अप्रेंटिस तो तुम्हारी एज कम से कम 18 ईयर्स की होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके जो भी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, फिजिकल फिटनेस है, वो सेटिस्फाई करना चाहिए हमारा अप्रेंटिस, तभी जाके वो क्वालिफाइड होगा फॉर बीइंग एंगेज्ड। एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस बनता है। यहाँ पर जब भी डेजिग्नेटेड ट्रेड में आप जा रहे हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप बनेगा। अच्छा, कहने ही से है कि आप डेजिग्नेटेड ट्रेड में जा सकते हो अगर आपकी एज 14 ईयर्स है, ठीक है। अगर आपकी 14 ईयर्स एज कंप्लीट होगी आप डेजिग्नेटेड ट्रेड में जा सकते हो। क्या ये माइनर ही हुआ? यस, माइनर ही हुआ। तो माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? उसके गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। कब माना जाएगा कि तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, कमेंस हो गई है? जिस दिन तुमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। सो फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट को साइन हुआ है, लेट अस अज्यूम 2 अप्रैल 26 को, तो जिस दिन साइन किया उस दिन मान लेंगे कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। ट्रेनिंग विल कमेंस ऑन द डेट ऑन विच आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, ठीक है। अभी देखेंगे हम यहाँ पर
कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप में। ये कॉन्ट्रैक्ट बना हमारा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप हम सबमिट करेगा एम्प्लॉयर एक अथॉरिटी को, दैट इज अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को। कितने दिनों में सबमिट करेगा? 30 डेज में सबमिट करेगा। उसके बाद एम्प्लॉयर इसे ना पोर्टल पर भी पूरी डिटेल्स को प्लेस करेगा। पोर्टल पर कितने दिनों में? विद इन 7 डेज वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन के लिए। मान लो कोई ऑब्जेक्शन आते हैं अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर एम्प्लॉयर को 15 डेज के अंदर बताएगा। अगर सब कुछ सही है तो कॉन्ट्रैक्ट 30 डेज में रजिस्टर हो जाएगा। इसका मैं चार्ट बनवा लेती हूँ तुम्हें, ठीक है, चीजें ईजी हो जाएगी तुम्हारे लिए। प्रोसेस क्या है? ये हमारा एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर और ट्रेनिंग के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप होता है। सो सबसे पहला ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। इसमें ना ट्रेनिंग विल कमेंस कब कमेंस होगी? कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया उस दिन क्या मान लेंगे कि हमारी ट्रेनिंग कमेंस होगी। अब ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप किसके पास सबमिट करेगा? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के साथ सबमिट करेगा। कितने दिनों में? 30 डेज के अंदर अंदर। तो ये हमारा अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है, ये हमारा अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप सबमिट कितने दिनों में हो रहा है? विद इन 30 डेज। तो यहां पर लिख दो विद इन 30 डेज ये सबमिट होगा हमारे अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास, ठीक है, विद इन 30 डेज। उसके बाद एम्प्लॉयर क्या करेगा? पोर्टल पर भी डिटेल्स भेजेगा। आफ्टर दैट the details will be entered in the portal। जो पोर्टल है उस पे भी होगा एंटर विद इन 7 डेज, ठीक है। 7 डेज के अंदर अंदर हम क्या करेंगे? पोर्टल पर डाल देंगे। पोर्टल पर क्या होगा? फाइनली मतलब पता चल जाएगा, वेरीफाई होगा एंड फिर रजिस्टर होगा। मान लो कोई ऑब्जेक्शन आता है तो क्या है उस केस में? नहीं आता तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इफ एट ऑल कोई ऑब्जेक्शन रिसीव होता है तो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करेगा विद इन 15 डेज। सो अभी ये हमारा पहला पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है, 2 वाला पॉइंट ही है, ये हमारा 3rd पॉइंट है। मान लो ऑब्जेक्शन आता है 4th, इफ ऑब्जेक्शन रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ है, ऑब्जेक्शन रिसीव्ड रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा अप्रेंटिसशिप एडवाइजर AA, इसको ऑब्जेक्शन मिला है तो AA क्या करेगा? AA इन्फॉर्म करेगा एम्प्लॉयर को। देन AA शॉर्ट में लिख रही हूँ तो समझ जाना, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर शैल इन्फॉर्म एम्प्लॉयर विद इन 15 डेज। जब उसको पता चला वहां से 15 डेज में किसको बताएगा? एम्प्लॉयर को बताएगा कि अरे ऑब्जेक्शन आया है, सब कुछ सही है, तो कंप्लीट कर देगा रजिस्ट्रेशन को। इफ नो ऑब्जेक्शन registration will be completed within 30 days।
इतना सिंपल है। सो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले एम्प्लॉयर अप्रेंटिस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप माना जाएगा आपके किस दिन से स्टार्ट हुआ, जब उसने साइन किया। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप हम अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास सबमिट करेंगे 30 डेज में। उसके बाद जैसे ही पोर्टल रेडी हो जाता है, पोर्टल पर डिटेल्स एंटर होगी विद इन 7 डेज। ऑब्जेक्शन आया है तो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर 15 डेज में बताएगा। ऑब्जेक्शन नहीं आया तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा 30 डेज के अंदर अंदर। सिंपल। ठीक है, अभी वी आर गोइंग टू सी रेगुलेशन ऑफ ऑप्शनल ट्रेड्स। ये दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक है हमारा डेजिग्नेटेड ट्रेड, एक ऑप्शनल ट्रेड। डेजिग्नेटेड ट्रेड मतलब वो ट्रेड जो किसने नोटिफाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऑप्शनल ट्रेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया। डेजिग्नेटेड ट्रेड में एग्जाम्पल्स हमने देखी, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया। ऑप्शनल ट्रेड जो चाहिए होता है आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए असिस्टेंट चाहिए वो हो गया, या फिर अगर मैं बोलती हूँ डेटा एंट्री के लिए कोई पर्सन चाहिए तो वो हो गया। सो ऑप्शनल ट्रेड को भी कोई रेगुलेट करता है, उसके लिए सेक्शन 5A है कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होगी, क्या टेस्ट होगा, कब सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए जो भी कंडीशन है ऑप्शनल ट्रेड में वो कैसी होगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कौन प्रिस्क्राइब करेगा, गवर्नमेंट। सो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा, क्या आप अप्रेंटिस को दूसरे स्टेट से लेकर आ सकते हो क्या? सो सेक्शन 5B के अंदर एम्प्लॉयर्स हैव एन ऑप्शन कि वो अप्रेंटिस को दूसरे स्टेट से लेकर आ जाते हैं, आ सकते हैं, बट सारे के सारे जो प्रोविजन है इस एक्ट के वो कंप्लाई करने, दूसरे स्टेट से भी अप्रेंटिस आ सकते हैं। ये एम्प्लॉयर है, लेट्स अज्यूम ये कहाँ है, गुजरात में। सो क्या कोई और पर्सन जैसे कि मैं बोलूं वो आपके ट्रेनी को अपॉइंट कर सकता है क्या, महाराष्ट्र से, मुंबई से, या फिर MP से, इंदौर से? यस, कर सकता है, अगर वो सारी ट्रेनिंग वाले प्रोविजंस को कंप्लाई कर रहा है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, क्या पीरियड रहेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, वो स्पेसिफाइड होगा आपके अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में। जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है हमारे ट्रेनी ने और एम्प्लॉयर ने, उसमें सब कुछ मेंशन रहने वाला है। अच्छा, दो तरह के यहाँ पर आपको अप्रेंटिस देखने को मिलेंगे। पहला है ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस मतलब जो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में गए स्कूल्स में या फिर इंस्टीट्यूशंस में, जो नेशनल काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया है, उन्होंने ट्रेड का टेस्ट भी पास करा है जो कि काउंसिल ने कंडक्ट किया था। सो बेसिकली कहने से ये वो अप्रेंटिस है जो स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन इन्होंने यहाँ पर अटेंड किया है, जिन्होंने टेस्ट दिया है फिर वो पास हुए। दूसरे होते हैं अप्रेंटिस विद अदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। ये इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी किसी इंस्टीट्यूशन में जो बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है, स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ एफिलिएटेड है, उन्होंने भी रेलिवेंट ट्रेड टेस्ट पास किया। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो था वो रेगुलेशन बताएंगे। सो दो तरह के हमारे यहाँ पे अप्रेंटिस है। और कौन से अप्रेंटिस के लिए क्या है, अदर ट्रेड अप्रेंटिस में बोला गया है जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग क्या होगा, जैसे कि रेगुलेशन बताएंगे। बेसिकली ये सेक्शन बात करता है कि तुम्हारे लिए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितना होगा, तो जैसा कि रेगुलेशंस बताएंगे। ग्रेजुएशन हो, टेक्नीशियन हो, वोकेशनल अप्रेंटिस हो, तो उस केस में भी सिमिलरली जैसा कि रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, उतना तुम्हारा ट्रेनिंग का पीरियड होगा, उतने टाइम के लिए तुम ट्रेनिंग ले सकते हो। अच्छा, इसको शॉर्ट समराइज्ड वे में पूरा दे दिया है हमने। नंबर ऑफ अप्रेंटिस फॉर अ डेजिग्नेटेड ट्रेड एंड ऑप्शनल ट्रेड, यानी कि कितने नंबर ऑफ अप्रेंटिस को तुम अपॉइंट कर सकते हो एज एन एम्प्लॉयर, कितने एम्प्लॉयर यहाँ पर अप्रेंटिस को अपॉइंट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ अप्रेंटिस जो तुम अपॉइंट कर सकते हो वो कौन नोटिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि कितने लोग अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स है वो साथ में मिलकर भी अप्रेंटिस को अपॉइंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ABCD इन्होंने सोचा कि हम सब साथ में मिलेंगे और साथ में मिलकर हमारे अप्रेंटिस को अपॉइंट करेंगे। क्या वो अलाउड है? अलाउड है, पर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, बाय एडवाइस ऑफ अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। और नंबर ऑफ
अप्रेंटिस कितने होंगे वो कौन बताएगा? हमारा नन अदर देन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। अच्छा, प्रैक्टिकल एंड बेसिक ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिस, बहुत सिंपल सी बात करी गई है। अभी एज एन एम्प्लॉयर यू आर गोइंग टू गिव ट्रेनिंग टू अ ट्रेनी, आप एक अप्रेंटिस को ट्रेनिंग देने वाले हो, तो सबसे पहले इट इज़ योर ड्यूटी कि आप सूटेबल अरेंजमेंट करो, एक ऐसा अरेंजमेंट करो जहाँ पर आप अप्रेंटिस को आराम से ट्रेनिंग दे पाओ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे पाओ उस पर्सन को। साथ ही साथ सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ने बोला है सारी रीजनेबल फैसिलिटीज देनी है आपको, रीजनेबल फैसिलिटी टू इंश्योर कि आप प्रैक्टिकली उस पर्सन को ट्रेनिंग दे पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो तुम्हें भी सारी प्रैक्टिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होगी, जैसे कि तुम चाहोगे कि सारे सूटेबल अरेंजमेंट हो, तुम्हारे पास पीसी हो, लैपटॉप हो जहाँ पे तुम काम कर पाओ, इंटरनेट एक्सेस हो। ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हें ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा कि देखो बेटा ये MCA वेबसाइट है, इस पर लॉग इन करना, ऐसा नहीं। हम प्रैक्टिकली चाहते हैं कि हम लॉग इन करें MCA वेबसाइट, हम प्रैक्टिकली कंपनी इनकॉर्पोरेट करके देखना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ पर बोला है सारे अरेंजमेंट करने सो दैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उस पर्सन को दी जाए। अच्छा, जो पर्सन कभी भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में नहीं गया, यानी कि ना तो स्कूल में इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग मिली ना ही कोई और इंस्टीट्यूशन में मिली, तो एडमिशन से पहले उसे एक बेसिक ट्रेनिंग के कोर्स में जाना होता है जहाँ पर उसे बेसिक ट्रेनिंग मिलती। जैसे कि तुम्हें भी इफ़ यू रिमेंबर तुम्हारी भी EDPs वगैरह होती है, उसके बाद तुम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो, वैसे ही इन्हें भी एक बेसिक ट्रेनिंग में जाना होगा। सिलेबस और इक्विपमेंट जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए है वो यूटिलाइज होने चाहिए एज मे बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से आप उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। ये है हमारा कैसे प्रैक्टिकल और बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी अप्रेंटिस को। अच्छा, अगर कोई ग्रेजुएट है या फिर कोई टेक्नीशियन है तो उस केस में क्या है, वो तो ऑलरेडी एक बार स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो इधर इनके लिए ट्रेनिंग और फैसिलिटीज कैसे होगी, एज मे बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉस्ट जो भी आती है रिकरिंग कॉस्ट क्या, ट्रेनिंग करवा रहे हो, ठीक है, तुम ट्रेनिंग दे रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं वो तुम्हारी हेल्प भी कर रहा है, तो तुम्हें उन पर्सन को स्टाइपेंड देनी होती है, जैसे कि तुम्हें भी स्टाइपेंड मिलेगी, राइट। सो रिकरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है यहाँ पर, या उस पर्सन के लिए कोई और कॉस्ट भी इनकर हो रही है इंक्लूडिंग द स्टाइपेंड। यहाँ पर बोला है एम्प्लॉयर उस कॉस्ट को इनकर करता है, इट शुड बी इन कनेक्शन विद बेसिक ट्रेनिंग। एंड कौन बॉन्ड करेगा, एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने 250 वर्कर्स और मोर अपॉइंट कर रखे, कितने अप्रेंटिस है, 250 वर्कर्स और मोर है, तो एम्प्लॉयर करेगा। अगर वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय कर रखे लेस देन 250 वर्कर्स तो भी, या फिर 250 वर्कर से कम है। सो क्या कंडीशन देखिए, रिकरिंग कॉस्ट हो रही है आपके स्टाइपेंड को इंक्लूड करके, विच इज इनकरिंग बाय द एम्प्लॉयर इन कनेक्शन विद बेसिक ट्रेनिंग, एंड वो ट्रेड अप्रेंटिस को दी जा रही है, तो कौन बॉन्ड करेगा ये कॉस्ट, एम्प्लॉयर बॉन्ड करने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, तुम उनकी बेसिक ट्रेनिंग के लिए कर रहे हो बट कहीं ना कहीं तुम्हें भी बेनिफिट मिल रहा है, सो द कॉस्ट विल बी इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर 250 वर्कर्स और ज्यादा है तो। अच्छा, अभी एम्प्लॉयर का क्या ऑब्लिगेशन है अप्रेंटिस से रिलेटेड, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, वैसे तो रीड प्लस लर्न करना है आपको, थ्योरी है। एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा अप्रेंटिस को, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर खुद क्वालिफाइड नहीं है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए तो वो किसी और पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कि खुद क्वालिफाइड है, फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, चीज़ें कैसे करनी उसे बताया जाएगा, एंड उसके सारे ऑब्लिगेशंस उसे कैरी आउट करने जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप में लिखा हुआ है। एकदम बेसिक सी चीज़ है, ट्रेनिंग करवानी है, खुद क्वालिफाइड नहीं हो तो किसी को अपॉइंट करना है, इंस्ट्रक्शंस देने, एंड कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है वो कैरी आउट करना है। एज एन अप्रेंटिस क्या है, अबे एज एन अप्रेंटिस तुम ट्रेनी हो, तुम्हें चीज़ों को ध्यान से समझना है, चीज़ों को सीखना है, सो यू हैव टू लर्न योर ट्रेड डिलीजेंटली, क्योंकि तुम्हारा वो कहीं ना कहीं जॉब बन जाएगा। मान लो तुम्हारा ट्रेनिंग का पीरियड है 1 साल का, तो तुम्हें कब सीखना है, जो तुम्हारा ट्रेनिंग का पीरियड एक्सपायर हो जाए उससे पहले तो सीख लो। सो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर ट्रेनिंग पीरियड यू हैव टू लर्न ईच ट्रेड डिलीजेंटली। अटेंड करने प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस क्लासेस, जो भी क्लासेस है रेगुलरली अटेंड करनी है। सारे लॉफुल ऑर्डर्स तुम्हारे एम्प्लॉयर के और तुम्हारे सुपीरियर की मानने। अगर एम्प्लॉयर ने कुछ सिखाया, कुछ बताया, कुछ ऑर्डर दिया है तो उसे मानना है, उसे एक्सेप्ट करना है, एंड लास्टली तुम्हारे भी ऑब्लिगेशंस कैरी आउट करने हैं। ये तो
तो सेम टू सेम पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो अप्रेंटिस है क्या वो वर्कर है? क्या वो वर्कर नहीं है? अप्रेंटिस आर ट्रेनी एंड नॉट वर्कर्स। हमारे अप्रेंटिस ट्रेनी होते हैं, वर्कर्स नहीं होते हैं। इसीलिए बोला गया है जो भी लेबर लॉ वाले प्रोविजंस है दे विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस, क्योंकि अप्रेंटिस आर ट्रेनी एंड नॉट वर्कर्स, ये वर्कर्स नहीं है, इसलिए लेबर लॉ अप्लाई नहीं होगा। अच्छा कितना काम करना है इन्हें? वीकली और डेली आवर्स ऑफ वर्क कितना होगा? जो भी एम्प्लॉयर बताएगा। सो एज डिटरमाइंड बाय द एम्प्लॉयर। ओवर टाइम काम नहीं करना है, करना चाहते हो तो अप्रूवल चाहिए अप्रेंटिसशिप एडवाइजर का। इस छोटू से पॉइंट से केस बन सकता है कि एक अप्रेंटिस को हम ओवर टाइम काम करवा रहे, क्या करवा सकते? नहीं करवाना चाहते हो तो एक्सेप्शन है, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर का अप्रूवल ले लो। ये जो अप्रेंटिस है उसे लीव एंड हॉलीडे मिलेगा, ही विल बी एलिजिबल फॉर लीव एंड हॉलीडे। अच्छा रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स मेंटेन करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एम्प्लॉयर की। क्या रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स मेंटेन करेगा? अप्रेंटिस से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड सारे रिटर्न मेंटेन करने इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, ये हमारा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट हो गया। मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया एम्प्लॉयर और अप्रेंटिस के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप में से, ठीक है। तो उस केस में किसको रेफर करेंगे हम? ए को रेफर करेंगे, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को रेफर करेंगे फॉर रेजोल्यूशन। क्या? अगर एम्प्लॉयर और अप्रेंटिस के बीच में झगड़ा हो गया है, डिस्प्यूट हो गया है, इट विल बी रेफर टू अप्रेंटिसशिप एडवाइजर फॉर रेजोल्यूशन। अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ने डिसीजन दे दिया, लेकिन अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड है, सेटिस्फाइड नहीं है उसके डिसीजन से, तो वो अपील करेगी। अपील किधर करेगी? अप्रेंटिसशिप काउंसिल के पास 30 डेज के अंदर अपील सुनी जाएगी बाय अ डेजिग्नेटेड कमिटी, जिसको काउंसिल अपॉइंट करेगी स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए। एंड जो भी कमिटी का डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा, ठीक है। अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के लिए भी वही फाइनल होगा एंड पार्टी के लिए भी वही फाइनल होगा। सो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कुछ डिसएग्रीमेंट, या फिर मैं कहती हूं कोई डिस्प्यूट हो गया है किसके बीच में? एम्प्लॉयर और ये हमारा अप्रेंटिस, कहाँ रेफर करोगे? रेफर फॉर रिजोल्यूशन किसके पास? अप्रेंटिस एडवाइजर के पास। ये डिसीजन दे देगा, ठीक है, ये डिसीजन देगा। अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड है, इफ एनी पार्टी इज अग्रीव्ड विथ इट्स डिसीजन, विथ द डिसीजन, तो वो क्या कर सकती है? अग्रीव्ड पार्टी अपील फाइल करेगी। अपील किसके पास फाइल करेगी? अप्रेंटिसशिप काउंसिल के पास। ये अप्रेंटिसशिप काउंसिल विल मेक अ कमिटी। अप्रेंटिसशिप काउंसिल क्या करेगा? ये कमिटी बनाएगा, विल एस्टैब्लिश अ कमिटी। देखो एक डेजिग्नेटेड कमिटी, specifically for this purpose, for the purpose of hearing appeal, अपील सुनने के लिए, ठीक है। लास्टली द डिसीजन ऑफ डेजिग्नेटेड कमिटी विल बी फाइनल। जो भी डिसीजन होगा हमारी डेजिग्नेटेड कमिटी का वो फाइनल होगा। एंड दैट इज इट, खत्म हमारा पूरा डिसएग्रीमेंट वाला प्रोविजन कि डिस्प्यूट्स, हमारे डिस्प्यूट्स कैसे सेटल होंगे।
अच्छा, फिर बोला गया होल्डिंग ऑफ टेस्ट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट एंड कंक्लूजन ऑफ ट्रेनिंग। आपके पर्सन की यानी कि अप्रेंटिस की ट्रेनिंग खत्म हो गई है, तो उसके बाद क्या, उसके बाद वो एक टेस्ट के लिए अपीयर हो सकता है एंड दैट टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल काउंसिल, या कोई और एजेंसी उस टेस्ट को कंडक्ट करा सकती है एज मे बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या मैं बोल सकती हूँ उस पर्सन की अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अब ये क्या करेगा, ही विल अपीयर फॉर टेस्ट, अपीयर हो जाएगा फॉर टेस्ट के लिए। टेस्ट कैसा, जैसा नेशनल काउंसिल ने कंडक्ट कराया किसी और ने, यहाँ पर जो भी ट्रेड अप्रेंटिस है जैसे ही टेस्ट को पास करेगा ही विल बी ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्रोफिशिएंसी का बाय द नेशनल काउंसिल। इफ ही विल पास तो क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सिंपल, ठीक है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सी आपके यहाँ पर जो अप्रेंटिस काम कर रहा है आप उसी को एज एन एम्प्लॉय भी बना सकते हो। एक अप्रेंटिस काम कर रहा है 1 ईयर के लिए, उसने काम किया, उसकी ट्रेनिंग खत्म होगी, उसने टेस्ट दिया, वो टेस्ट में पास हो गया, अभी तुम उसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग तुम हमारे एज एन एम्प्लॉय काम करोगे। सो यहाँ पर अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो वो एज एन एम्प्लॉय भी काम कर सकता है। हर एक एम्प्लॉयर को ये फॉर्म्युलेट करना पड़ेगा कि उसकी अग्रीमेंट में कंडीशन है। अच्छा, ये सब अथॉरिटीज है इस एक्ट के अंदर, एक बार पता होनी चाहिए। सिंपल है, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर और अप्रेंटिसशिप काउंसिल हमने देखा है। अभी समझना, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पे आगे वही जा रहा है। एडवाइजर और काउंसिल देखो, नेशनल काउंसिल, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, स्टेट काउंसिल, ये वाली काउंसिल स्टेट अप्रेंटिसशिप, ऑल इंडिया काउंसिल एंड अप्रेंटिसशिप स्टेट वाला, सेंट्रल वाला, ये तो याद हो ही सकता है तुम्हें, ठीक है। फिर हमारे पास हमारी पेनल्टीज आती हैं कि अगर ये कॉन्ट्रावेंशन किसी भी एम्प्लॉयर ने करे या किसी और पर्सन ने करे हैं तो पनिशमेंट मिलेगा, 1000 रुपीज का फाइन मिलेगा हर एक चीज के लिए। तो अगेन ये फाइन का अमाउंट आप याद कर सकते हो। एग्जाम्पशन याद रखना कि इस सेक्शन के जो प्रोविजंस है किसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, ऐसी एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्रीज जो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आ रही है। कहने से जो सिक इंडस्ट्रीज हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे ये प्रोविजंस, क्योंकि हम तो उनको रिवाइव करने के लिए जो कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे, तो सिक इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आया हमारा लेबर लॉज, ये तो बहुत छोटू सा चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाय सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। सिर्फ इस चैप्टर का नाम ही बड़ा है, वरना चैप्टर इज वेरी छोटू सा। चैप्टर क्या बोलता है, बेसिकली चैप्टर का नाम बोलता है जो छोटी छोटी एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट और वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, उस एस्टैब्लिशमेंट में हम यहाँ पर उसका कंप्लाइंस कम कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं बहुत सारे लेबर लॉज के प्रोविजंस को। अभी देखेंगे क्या चीज़ को रिलैक्स करा जा रहा है यहाँ पर। जैसा कि मैंने बोला ये किसके लिए है, स्मॉल और वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट के लिए जहाँ पर बहुत कम नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड है। सबसे पहले एम्प्लॉयर कौन होगा, जो पर्सन सब कुछ मैनेज करता है एंड वही रिटर्न्स और रजिस्टर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अभी देखो जरा यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ तुम्हें, स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है। स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट मतलब छोटी एस्टैब्लिशमेंट, ऐसे लिख कर आ जाओ। वेरी स्मॉल दीदी मतलब बहुत छोटी एस्टैब्लिशमेंट, है ना। स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट मतलब बोला गया है ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें नॉट लेस देन 10 एंड नॉट मोर देन 40% आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, यानी कि पिछले 12 महीने में किसी भी दिन इतने से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, यानी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं एंड 10, ठीक है। सो 10 to 40% है पिछले 12 महीने में, इससे ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में दैट इज स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट। ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पर नॉट लेस देन 10 से कम नहीं एंड नॉट मोर देन 40% वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। तो फिर वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या, जहाँ पर 9
मैक्सिमम अपॉइंट है इन विच फ्यूअर देन 9 पर्सन्स आर अपॉइंटेड, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट बोलने वाले। अच्छा, इन एस्टैब्लिशमेंट को बोला है तुम्हें ना एग्जाम्पशन है। अबे कौन से लॉज के अंदर एग्जाम्पशन है, जरा देखो, ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एग्जाम्पशन है कि तुम्हें ये एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली एग्जाम्पशन है। और ऑल्सो ये तुम्हारे एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि ये लॉज जो है वो एग्जाम्प्ट करे हुए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वीकली हॉलीडेज, मिनिमम वेजेस, फैक्ट्रीज एक्ट, प्लांटेशन वाला, ये सब एक्ट एग्जाम्प्ट करे हुए, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं, इन्हें एग्जाम्प्ट किया हुआ है। देखो जरा, शेड्यूल एक्ट मीन्स एन एक्ट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, इट इज इन फोर्स ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड इन द टेरिटरीज। ये फॉलोइंग एक्ट स्पेसिफाइड है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। ये एक्ट में कोई भी 7 to 8 तुम्हें पता होने चाहिए, वो ध्यान रखना, ठीक है। अभी एग्जाम्पशन क्या है, यहाँ पर बोला गया है जो भी फॉर्म्स आप मेंटेन करोगे, वो कैसे फॉर्म्स मेंटेन करोगे, जैसा कि सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। फॉर्म 1 बोलेगा एनुअल रिटर्न, फॉर्म 2 बोलेगा रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एंड फॉर्म 3 बोलेगा मस्टर रोल कम वेज रजिस्टर। अभी यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पास क्या एग्जाम्पशन है, जरूरी नहीं है, एग्जाम्पशन है फ्रॉम फर्निशिंग और मेंटेनिंग रिटर्न्स अंडर सर्टेन लेबर लॉज। ये बोलता है इट विल नॉट बी नेसेसरी, एम्प्लॉयर के लिए जरूरी नहीं है स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट में और वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट में कि वो रिटर्न्स फर्निश करे, रजिस्टर मेंटेन करे, बस उसे ये चीज मेंटेन करनी है, फर्निश करना है इंस्टेड ऑफ रिटर्न, उसे एक एनुअल रिटर्न फर्निश करना है फॉर्म 1 में, और बहुत सारे रिटर्न फर्निश नहीं करने, सिर्फ एक एनुअल रिटर्न फर्निश करना है फॉर्म 1 में, और रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर्म 2 में, फॉर्म 3 में स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वेरी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट के लिए तो बोला है बस फॉर्म 3 में। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, क्या तुम्हारे एम्प्लॉयर जो है वो कौन से फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन कर सकता है, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एम्प्लॉयर इस एनुअल रिटर्न को, वेज बुक को, रजिस्टर को मेंटेन कर सकता है फिजिकल फॉर्म में भी, कंप्यूटर पे भी, कंप्यूटर की फ्लॉपी डिस्क में भी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, जिस मोड में आप स्टोर करना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, उस मोड में कर सकते हो। लास्टली पेनल्टी है, पेनल्टी कैसी है, फर्स्ट बार कन्विक्शन किया है तो 5000 तक की, सेकेंड बार है इम्प्रिजनमेंट 1 month से 6 month, या फिर फाइन 10,000 से 25,000, या फिर कॉम्बो ऑफर, दोनों। एंड दैट इज इट, ठीक है। ये हो गया हमारा स्वाहा। सो दीज आर द चैप्टर्स जो आपके एज अ बोनस चैप्टर काम करेंगे। ऐसा कुछ डिफिकल्ट सा प्रोविजन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो थोड़ा सा ट्रिकी आपको लग रहा होगा वहाँ मैंने साथ में ही तुम्हें 100 नोट्स भी बना के दे दिए। अच्छे से रिवाइज करते जाओ इन फास्ट ट्रैक लेक्चर से। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पहले भी पढ़ रखा है, आपने देखा होगा वही सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत माइन्यूट सी चीज़ें आपको ऊपर दिखी होगी, बाकी सब वन एंड द सेम है। इसे अच्छे से रिवाइज करो। इन चैप्टर्स को आप लास्ट में भी रिविजन के लिए रख सकते हो, दैट इज इट। और ट्राई करना कि 30 मिनट्स में आप इसका रिविजन कर पाओ। इतना इसे बार बार पढ़ लो कि इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द फास्ट ट्रैक लेक्चर्स। इन लेक्चर्स में भी आपको मज़ा आ रहा होगा। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। एंड दिस इज CS मेहंदी तोशनीवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।